पता ले लिया है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। छोटा चैप्टर है, पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, लेकिन इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कोई बहुत दम नहीं है, बहुत ताकत नहीं है, लेकिन इसको बनाते हो सकता है 2 क्लास या पूरा ये वीक हमारा खर्च हो जाए इसको बनाने में, क्योंकि आप लोग स्लो बनाते हैं, बहुत फास्ट तो बनाते नहीं हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है EMI, है ना, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला EMI नहीं। दिस इज EMI एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ? ओह या, सो क्या बोला बताना, मैं भूल जाता हूँ जरा सा। मैग्नेटिक इंडक्शन, यही है ना EMI। सो दिस इज EMI। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर? क्या नाम, इस नाम का मतलब क्या है? EMI का मतलब क्या है? EMI का मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज क्रिएट करना। मैग्नेटिक सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। आप लोगों ने बड़े अलग अलग आंसर किए, करंट पैदा करना, चार्ज पैदा करना। हाँ हाँ सर, जैसे कि सर ये तो होता है सर, जो सोलेनोइड बनाते हो, एक सोलेनोइड कॉइल बनाया, उसके अंदर हम एक फॉर्म ऐड कर देते हैं, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, तो वो भी एक EMI का फॉर्म है। चलो मैं आसान कर देता हूँ। हम लोग अभी तक जो फिजिक्स में पढ़ रहे थे ना, वो कुछ फोटोवोल्टेनिक सेल पढ़ रहे थे। मतलब जो बिजली का, जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था हमारे सिलेबस में सो फार, मतलब 10th में हमने पढ़ा, फिर 12th में, तो जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे वो अभी तक, मतलब 5 मिनट पहले तक वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो मोशन ऑफ चार्ज जो था, है ना, हमने पढ़ा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, एक हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा था, और एक कांस्टेंट करंट मिल रहा था। मतलब इन शॉर्ट अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो DC था, डायरेक्ट करंट था। तो यानी कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स था या जो फॉर्मेट था या जो तरीका था वो क्या था? स्ट्रेट लाइन था, DC। क्लियर? हम बैटरी लगा रहे थे। हाँ ना ना हाँ, कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा, थोड़ा और एडवांस बोले। मैंने एक बार और ये वर्ड यूज किया था, पता नहीं आप लोग बिटवीन द लाइंस पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो थी ना, वो टाइम वेरिएंट नहीं थी, टाइम इंडिपेंडेंट थी, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का क्या फ्रीक्वेंसी होगा? वो फ्लक्चुएट ही नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ उसका कोई वेरिएशन नहीं है कि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा क्या उसका मोशन चेंज होगा, क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। नहीं साहब, एक स्ट्रेट लाइन में हमारी करंट बह रही थी, यही मतलब था। लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डेली अपने घरों में, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरली वो DC नहीं है ना। हमारे घर में जो पावर सप्लाई आ रहा है और जितने गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं वो सब कुछ AC ड्रिवन है। तो AC बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट या एक ऐसी करंट, अब पता नहीं करंट स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
तो एक ऐसी करंट जो टाइम वेरिएंट है, यानी टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगा। तो क्या हम एसी पढ़ेंगे सर? नहीं, फिलहाल तो नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। यस, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम उस एसी का बिहेवियर, उस एसी का रिस्पांस, उसके फार्मूले, उसका पावर, उसकी एनर्जी, सब कैलकुलेशन करेंगे। और याद रखना अगले चैप्टर में पेल के इंटीग्रेशन आने वाला है, क्योंकि याद करो तब तब कैलकुलस यूज होता है। कैलकुलस तब तब हम यूज करते हैं जब जब कोई चीज़ वेरिएबल होने लगती है। याद है ना बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत फिजिक्स का। तो जो चीज़ टाइम के साथ वेरी करेगा उसको हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते, जैसा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर ले रहे थे, है ना, पावर इज इक्वल टू वी आई। हम एसी में जाके ऐसा नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसी बनाते कैसे हैं, पैदा कैसे करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो बिजली हम यूज कर रहे हैं उस बिजली को हम बनाते कैसे हैं, किस फंडामेंटल लॉ पे बनाते हैं, क्या इसका कोई बैकग्राउंड हमारे पास है, क्या कुछ हम जानते हैं? मेरा दावा यह है कि सर हम सब कुछ जानते हैं, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था उसी चैप्टर को हम रिवर्स करने वाले हैं, और उस चैप्टर को जब हम रिवर्स करके पढ़ेंगे तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे EMI। तो सबसे पहले तो नाम ही समझा देता हूँ। हालांकि इसका नाम लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन समझने के लिए मैं खुद को, आपको अच्छा लगे तो आप भी पढ़िए, मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ इंडक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बता रहा हूँ मजाक में वो बेसिकली डेफिनेशन बता रहा हूँ, यही डेफिनेशन भी है। तो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी मत लिखो, अभी लिखो मत, लिखवाऊंगा, प्रॉपर लिखवाऊंगा यार। सुनो तो पहले, क्लास सुनने के लिए होती है, लिखने के लिए नहीं होती है। और अब इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में बहुत लिखवाऊंगा। दोबारा से नोट्स वाला चैप्टर आ गया है, अभी तक बीच में कोई खास नोट्स वाले चैप्टर थे नहीं, तो अब नोट्स का टाइम आ गया, मैं दूंगा ना, लिखवाऊंगा, पहले अभी ध्यान दो। तो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नॉट मैग्नेटिज्म। सो यहाँ पे एक हिडन वर्ड है, साइलेंट है। उस साइलेंट क्या है उसको समझिए, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मैं लिख देता हूं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करेंट, जितना जो आसान करना है, इंडक्शन ऑफ वोल्टेज, इंडक्शन ऑफ पोटेंशियल, जो पढ़ना है पढ़ो। तो मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, किसी गंवार को भी समझ में आ जाए कि इंडक्शन ऑफ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एरिया इज EMI। अब मेरा बचपन से ना इस वर्ड में बहुत ध्यान है, इंडक्शन में। हमने पर्टिकुलरली इंडक्शन ही क्यों यूज किया यहाँ पे? हम जब इंजीनियरिंग में जाते हैं ना तो वहाँ बहुत बाल के खाल निकाले जाते हैं। हम प्रोडक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, जनरेशन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हालांकि हम कॉमन नेम जनरेटर ही बोलते हैं, बिजली जिससे हम बनाते हैं उसको हम जनरेटर ही बोलते हैं, है ना। किसी और चीज का हो रहा है ना, किसी चीज पर डिपेंडेंट है तो इंड्यूस हो रहा है। आ रहा हूँ, कुछ समवट आप सही है, सम सॉर्ट ऑफ। तो एक तो ना उस जनरेटर का भी जो इंजीनियरिंग की किताबों में आपको नाम मिलेगा, दैट इज अल्टरनेटर, यानी विच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटर। सो जनरेटर इज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन वर्ड, ठीक है। तो पहला मेरा ध्यान है कि यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि बिजली पैदा करना है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके।
क्लियर? लेकिन मेरा सवाल यह है कि वाई देयर इज द वर्ड इंडक्शन. सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट यूजिंग दिस वर्ड इंडक्शन इन दिस चैप्टर. सो दिस इज नॉट प्रोडक्शन. वाई? क्योंकि हाँ हाँ प्लीज. यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा ना, तो वही तो फिर घूम फिर के बात मैं तो ग्रामर और वोकेबलरी की बात कर रहा हूँ कि इंडक्शन, इंडक्टर, इंडक्शन वर्ड क्यों है, प्रोडक्शन क्यों नहीं है. तो वही मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब हम प्रोडक्शन बोलते हैं मतलब इससे इस चैप्टर का कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका. मैं वैसे ही समझा रहा हूँ कि प्रोडक्शन में क्या होता है, कोई 2 या 3 चीज़ें रॉ मटेरियल बनती हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्शन करके आपको एक प्रोडक्ट बना के देता है. तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा होता है दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा होता है, यानी रिएक्टेंट्स कम हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है. ठीक है. यहाँ पे अगर आप जनरेटर से या बिजली आप बना रहे हैं, हाइड्रो पावर से बना रहे हैं, किसी भी पावर से बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं साहब, आप उसको कम नहीं कर रहे हैं. हाइड्रो पावर से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो आप पानी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप जनरेटर का मैग्नेटिक फील्ड कंज्यूम नहीं कर जा रहे हैं. ठीक है. तो इंडक्शन मीन्स आपके अंदर ही कुछ था, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया. ठीक है. इससे आपके मेन कैरिकुलम में कोई फर्क नहीं आया. मैं हर बच्चे को मजाक में एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लो छत से कोई ईंट गिर रही थी, कोई पत्थर गिर रहा था छत से, वो गिर रहा था, मैंने क्या किया, त्यागी जी का सर बीच में डाल दिया, तो क्या होगा, सर इनका पत्थर इनका सर फोड़ता हुआ चला जाएगा, है ना. तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, पत्थर गिर रहा था, अपना काम कर रहा था, पत्थर का कुछ नहीं गया, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी. मैंने क्या किया, उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर लिया बीच में त्यागी जी का सर डाल के. ठीक है. तो मोटा मोटी इंडक्शन का मतलब यही है कि इंडक्शन में कुछ खत्म नहीं होता है. ठीक है सर, अभी समझे. तो हम बिजली तो बना रहे हैं लेकिन हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. यानी ऐसा नहीं है कि रिमोट की बैटरी की तरह कि रिमोट बहुत दिन तक चलाया फिर कुछ दिन में उसकी बैटरी कंज्यूम हो गई, ख़त्म हो गई, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. क्लियर. चलें आगे. तो ये टॉपिक है क्या. अब मैं फिर से थोड़ा पहले चलता हूँ. क्या हमने कोई फार्मूला पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में जिसमें कुछ ऐसा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कोई कंडक्टर जिसमें करंट हो ले जाएंगे तो उस कंडक्टर पे क्या लगेगा आर्यन? मैं कह रहा हूं कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई कंडक्टर ले जाएं, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो तो उस कंडक्टर पे क्या लगने लगेगा? फोर्स लगेगा. उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सर IBD. देयर इज नो फॉर्मूला IBD. ILB. So QVB is Lorentz force, the force acting on a moving charge in a given magnetic field. I am talking about force on a current carrying conductor in a given magnetic field. So there is a basic difference here, a current carrying element. So any conductor having current in it, if we put it in a given magnetic field, it will experience a force. And the calculation of that force is we have to multiply all three variables. One is current, another is length of the conductor and the amount of magnetic field. Clear? कि हाँ, मतलब हमने अपने आप को एक लिबर्टी दी, हमने मन में मान लिया कि ILB सब आपस में क्या थे, मतलब L और B 90 डिग्री परपेंडिकुलर थे
और फोर्स जो लगेगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर, कहीं कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूला ये क्या है, आई एल क्रॉस बी और आई एल बी साइन थीटा। हमने थीटा को 90 मान के ये फार्मूला बना दिया और बन गया आई एल बी, करेंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू फोर्स ऑन द कंडक्टर। अच्छा, मैं इतनी भाषणबाजी इस फार्मूले पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम इसी का रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है सर, अभी आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था साहब, कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, एंड करंट इज व्हाट, मोशन ऑफ चार्ज, है ना। तो वैसे भी हमने लॉरेंज फोर्स में भी पढ़ा है कि साहब मोशन ऑफ चार्ज अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर एक फोर्स लगेगा, है ना। मैंने एक दिन अरिजीत को बताया था, मतलब ये मेरा अपना है, किसी बुक में है कि नहीं मुझे नहीं पता। जब मैं 12th में था तो मैं कुछ कुछ खुद के लिए करता रहता था, शॉर्टकट बनाता रहता था। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, लॉरेंज फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, मैंने V क्रॉस B है 99। हाँ, तो मैंने क्या किया, हमको एक फॉर्मूला और है, F इज इक्वल टू आई एल बी, ये है चार्ज पे लगने वाला फोर्स। चार्ज जब किसी वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में इंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अब वेक्टर को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लगेगा वो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, v क्रॉस b से, वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, आज इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। दूसरा फोर्स का फॉर्मूला है कि अगर चार्ज की जगह कोई कंडक्टर रहेगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी। अब आप जैसे 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या फार्मूला है, भूल जाते हैं, दो फार्मूला एक जैसा है। तो हम बचपन में खुद से क्या किया था कि इसमें क्या करो, टाइम से डिवीजन और टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऊपर टी नीचे टी। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाएगा सर, और वेलोसिटी ठीक है। तो मेरी नज़र में, आई कुड बी राइट और रॉन्ग, मतलब हार्डली मैटर्स टू मी, मेरे ब्रेन को बात समझ आया ना, मेरे को पसंद आया कुत्ता काट के खाया, तो मुझे बात समझ में आ गई कि लगभग दोनों एक ही चीज़ है। QVB वाले फॉर्मूले में चार्ज इंटर करेगा वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये फार्मूला लग जाएगा। और अगर चार्ज की जगह प्रॉपर करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो एक कंडक्टर चाहिए, क्योंकि करंट खुद तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो I जिसमें फ्लो करेगा वो L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये रिकैप था, मुझे आना है आगे, थोड़ा आगे बढ़ना है, इस चैप्टर में आना है। तो हमने पढ़ा साहब कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू आई एल बी। ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पे जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। एक आए माइकल फैराडे बाबा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी फंडा को रिवर्स करके देखा। उन्होंने बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो रहने देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रहने देते हैं। उन्होंने क्या किया, इन दोनों क्वांटिटी को इंटरचेंज किया, F और I को। ध्यान से देखना, बात समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, F थोड़ा सब्र से, हाँ करेंगे, वैसा ही कुछ करेंगे। उन्होंने इन दोनों क्वांटिटी को चेंज किया। कैसे किया, दोनों का थोड़ा रूप रंग बदल दिया, थोड़ा सा बिंदी लगा करके थोड़ा चेंज किया। क्या किया, उन्होंने बोला कि कंडक्टर में करंट फ्लो करा, L और B सेम था, दोनों फॉर्मूला जो भी मैं लिखने वाला हूँ, LB ऊपर भी रहेगा, LB इसमें भी रहेगा।
यानी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर, दोनों फॉर्मूले में है। किया क्या उन्होंने बोला कि भैया किसी कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं, ध्यान से सुनना, मिस मत करना, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स क्या करेगा, उसको हिलाएगा डुलाएगा। ध्यान से, यानी कि कोई कंडक्टर जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी दें, करंट दें, तो उसमें मोशन आएगा। फोर्स मतलब मोशन। तो उन्होंने बोला कि अगर ध्यान से देखना, अब इसको फोर्स को हटा के मैं यहां कर दे रहा हूं मोशन, और इसको हटा के मैं क्या कर दे रहा हूं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर बिजली दिया तो मोशन मिला। उन्होंने चेक किया कि अच्छा उल्टा करके देखे क्या, कि अगर मोशन इधर कर दें तो इसमें इस बार उन्होंने मिला दिया क्या, मोशन, और ये आ गया इधर कि इलेक्ट्रिसिटी इधर आएगी क्या। तो ये फॉर्मूला बन गया उनका, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वोल्टेज V इज इक्वल टू फोर्स मोशन, है ना। तो मोशन को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं स्मॉल v से, वेलोसिटी, और L और B तो सेम ही था। मैंने कहा था ना थोड़ा रूप रंग चेंज कर दिया। तो फोर्स यानी मोशन को वेलोसिटी हमने मान लिया, जैसे QVV में था, है ना। तो यानी कि हमने अगर उस कंडक्टर को मोशन दिया, वेलोसिटी दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज। और ये वोल्टेज क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, IR, या अगर I चाहे तो V/R। अरे ओम्स लॉ यार, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली I इधर आ गया, I इक्वेशन के इस तरफ आ गया, और फोर्स उधर चला गया, बस फोर्स उधर जाके बन गया वेलोसिटी। तो मोटा मोटी बात ये थी, समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना, अगर एक मान लो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है। अगर कंडक्टर में, आदित्य ध्यान से सुनो, अगर इस कंडक्टर में हमने करंट फ्लो कराया, मतलब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सर्किट से स्विच ऑन की, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा ये वायर अपनी जगह फ्लक्चुएट करेगा। यही हमने पढ़ा, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट यही था, ठीक है। ये था चैप्टर 4। चैप्टर 5 कहता है उल्टा, कि साहब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी डाउनवर्ड्स है, कंडक्टर अभी भी है, बस हम कर रहे हैं उल्टा, यानी इस बार हम हिला रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा? जी हां करेगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, यानी चैप्टर 4 हमको बताता था पंखा बनाना, फैन बनाना, मोटर बनाना, कि साहब आप स्विच ऑन करोगे, बिजली दोगे मशीन में, मशीन घूमने लगेगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी मैकेनिकल एनर्जी में। और ये चैप्टर, ये EMI हमको बताता है बिजली बनाना, जनरेटर बनाना। ये उसी पंखे को उल्टा कर देता है कि साहब इस बार हम बिजली नहीं देंगे, हम बिजली देते थे वो घूमता था, इस बार हम उल्टा करेंगे, हम उसको घुमाएंगे अपने हाथ से या किसी और चीज़ से, तो क्या वो उल्टा हमको बाहर की तरफ बिजली देगा। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट कई बार आपको करके दिखाया है, फिर एक बार दिखा देता हूँ कि ये एक DC मोटर मैंने लिया, इस DC मोटर में मैंने एक LED लगा दी है, और अगर इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूं तो ये DC मोटर घूमेगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बिजली नहीं दूं, मैं अपने हाथ से घुमाऊं, तो क्या होगा साहब? सो दिस इज चैप्टर 5, दिस इज EMI को movement of conductor in given magnetic field will give you some voltage or current, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, यानी कि
आपने कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, कंडक्टर कॉमन है, ध्यान से बात समझ लेना, बी और एल कॉमन है। एल में आपने करंट दिया तो मोशन हुआ, और अगर मोशन दिया तो करंट पैदा किया। क्लियर? तो ये पूरा है ईएमआई का फंडा। बाकी आपने 10th में देखा होगा, इतना आपने सुना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आएगा वो कॉइल आएगा तो बल्ब जलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल जाएगा तो बल्ब जलेगा, या कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड या एक बार मैग्नेट उसके नज़दीक लेके आओगे तो कॉइल वो बल्ब जलेगा, दूर ले गया गैल्वेनोमीटर घूमेगा। ऐसा 10th में आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा। तो आपने देखा था कॉइल और मैग्नेट, तो आपने ये देखा था कि उस कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा या कम मैटर नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कितना फास्ट है वो मैटर करता है। ध्यान से समझना, डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना जल्दी होता है उतना ज़्यादा बल्ब तेज जलेगा, शार्प जलेगा। आप स्लो मैग्नेट ले जाएंगे, स्लो जलेगा, कम जलेगा, डीम जलेगा। तेज़ी से ले जाएंगे, बहुत तेज जलेगा, ग्लो बहुत तेज करेगा। सो यहाँ पे मैटर क्या करता है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैटर नहीं करता है कि एक कॉइल में, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए मैंने बेसिक डेफिनेशन बोला था ना कि इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे, फिजिकली कैसे हो सकता है? एक बार मैग्नेट रखा हुआ है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे करेगी? नहीं करेगी ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, आपको दौड़ के उसके पास आना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली वही है ना। आप थ्योरी जब बनाते हैं और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अभी इसी को हम जब पढ़ रहे होंगे, अभी डिराइव कर रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी है। मतलब ये आइडिया है कि भाई कॉइल हो, कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहे। सपोज करो मैं एक बल्ब हूँ कॉइल में लगा हुआ, ये कमरा बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मेरा बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब मेरा तब जलेगा जब मैं इस कमरे में या तो आऊँगा या जाऊँगा। जितना तेज आऊँगा उतना तेज जलेगा, जितना तेज जाऊँगा या तो इधर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो या, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और रेट ऑफ चेंज जितना फास्ट रहेगा, जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, जितने कम टाइम में, इसी को इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज कहते हैं ना। तो अभी दोबारा आप रीज्वाइन कीजिए, तब इसका हम मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। को नज़दीक या दूर ले जाएं तो भी बल्ब जलेगा, या मैग्नेट को स्थिर रखें, कॉइल को नज़दीक या दूर ले जाएं तब भी बल्ब जलेगा। So there should be a significant relative motion, relative velocity between the coil and the magnet. अब प्रांजय का दूसरा सवाल ये था कि सर अभी आपने कहा कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अपने जरा कर लो ऑन। अभी आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से या अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है चेंज से। तो प्रांजय जी, मैंने ये भी कहा कि हम थ्योरी कुछ और शुरू में पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल बनाते वहाँ तक पहुँचते हैं तो और बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे हम जो ये BLV मैंने बताया है, BLV, ये फॉर्मूला भी हम प्रैक्टिकली कम यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी अभी आगे जाके बदलेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मिडवे है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं, सब पे चर्चा करेंगे, पूरी आराम से इस जर्नी को रहो, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो जो हमने 10th में एक्सपेरिमेंट किया था, मैग्नेट वाला, कॉइल वाला, गैल्वेनोमीटर वाला, वो बेसिकली एकदम फर्स्ट आइडिया है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, है ना। क्योंकि इंसान तो, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो है क्या, वो सवाल है। आदमी के दिमाग में समय समय पे नया सवाल आता रहा है। सवाल क्यों आता है? क्योंकि जो दुनिया में पहले से है, आप उसमें कुछ आपको कम ज़्यादा लग रहा होता है,
कि अरे यार मज़ा नहीं आया। तो डेफिनेटली भैया जब मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा, फोर्स लग गया होगा, तो आपको मज़ा नहीं आया होगा। आपने कहा होगा अच्छा इसका उल्टा कर सकते हैं क्या, तो आपने उल्टा करके देखा होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टाइम बिना बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ। तो अभी भी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है। लिखने वाली चीज़ मैं आपको भेज दूंगा, सब्र कीजिए, बहुत कम लिखना है। ये फिर मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर का जो ब्यूटी है ना, जो मज़ा है, वो है कन्फ्यूजन। एक छोटा सा भाई आएगा इस चैप्टर में जो आपको महा कन्फ्यूज कर देगा। तो वो पढ़ने में, बोलने में बहुत आसान है, बनने में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और इस चैप्टर से सवाल जनरली उसी में फंसेगा, वहीं से आएगा। और इस चैप्टर की जान वही है, तो जैसा आत्मा, राजा की आत्मा तोते में, तो इस चैप्टर का तोता वही है। तो चलो, तो फैराडे बाबा के दो फंडे हैं, दो लॉ हैं, जिसको हम लॉ ऑफ EMI कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। ध्यान से सुनना, आपको बचपन से पता है, कुछ नया नहीं है। तो एक तो उन्होंने वही कहा कि द अमाउंट ऑफ दिस, है ना, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, पोटेंशियल, या जो कह लो, करंट कह लो, ठीक है, EMF कह लो। सो द अमाउंट ऑफ EMF प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यही है इस चैप्टर का पूरा फंडा, इसी पे सारी कहानी खड़ी है। उनका सिंपल ये कहना था कि साहब जो ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। यानी फैराडे बाबा ने ये कहा कि दिस E स्टैंड्स फॉर EMF इज प्रोपोर्शनल टू d phi अपॉन dt। दिस phi डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड B वाला, ठीक है। तो E इज इक्वल टू EMF प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है साहब, तो ये तो हम पिछले 10 मिनट से इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि जितना तेज आप इसको चेंज कराएंगे, जितना फास्ट ये चेंज होगा। और फास्ट जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज की हम बात करने लगते हैं। यानी इसको अगर हम चाहें तो और इजी करके समझने वालों के लिए लिख सकते हैं कि साहब ये, और आगे अगर आप चाहें समझने के लिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू phi2 माइनस phi1 phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टाइम, या टाइम को भी चाहो तो T2 माइनस T1 कर दो, जैसे हम सिंपल 11th में हम करते थे V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। सो इट इज स्लो रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंस ऑफ फ्लक्स विथ डिफरेंस ऑफ टाइम, तो ये डिफरेंस विथ टाइम जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा EMF पैदा होगा। यानी सेम अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब 10 टेस्ला, 10 टेस्ला एंड 2 टेस्ला, 10 Tesla and 2 Tesla are the 2 points, 2 figures. So the amount of EMF will depend upon how you go fast or slow from phi1 to phi2 or phi2 to phi1, यही मतलब है ना। तो डिफरेंस सेम हो सकता है, अगर नीचे का टाइम कम है, यानी कि आप कम समय में ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ये मेरे सिंपल मैथमेटिक्स है यार, या तो न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर छोटा हो। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये पहला फंडा था फैराडे बाबा का। दूसरा लॉ जो है इसका पार्ट बी क्या कहता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। शादी वादी में जाते हो, डीजे वीजे बजता है, गाना वाना बजता है, लाइट वाइट जलती है, कब तक? जब तक बाहर जनरेटर चल रहा है। बसंती, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक बीरू की सांसें चलेंगी, है ना। तो फैराडे बाबा गब्बर से ट्यूशन लेके आए थे। फैराडे बाबा यही कहते हैं कि जब तक बसंती तुम्हारी टांगे चलेंगी, जब तक तुम नाचोगी, तब तक बीरू की सांसें चलेंगी। यानी दिस
this EMF will survive till this change is happening. At the moment you stop the change, you will not get the potential or electricity or voltage or current, anything. तो बिजली तभी तक बनेगी जब तक आप जनरेटर चलाते रहेंगे। जनरेटर ऑफ कर देंगे, ये बिजली नहीं बनेगी। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसी का। वी कैन नॉट स्टोर एसी। डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं बैटरी में साहब। एसी जी, डीसी पानी के टंकी की तरीके से है, आप ऊपर जमा कर सकते हैं। एसी सुबह और शाम आने वाले सप्लाई वाटर की तरह है। वहां से मोटर चालू, पानी चालू, मोटर बंद, पानी बंद। दिस इज ड्रॉबैक ऑफ एसी। ठीक है, तो फैराडे बाबा ने दो चीज कहा कि ये ईएमएफ उतना बड़ा जनरेट होगा जितना बड़ा रेट ऑफ चेंज होगा। और कब तक होगा? जब तक ये चेंज होगा। चेंज होना बंद हो गया, ईएमएफ जनरेट होना बंद हो गया। ठीक है साहब, तो यहाँ तक तो कहानी बहुत आसान लग रही है। मतलब मोटा मोटी 10th में भी कुछ कुछ ऐसी बातें थी, है ना। कहानी शुरू होती है अब आते हैं एक लेंज बाबा। और मेरा टाइम आ गया है कि मैं एक नए कलर के मार्कर को पिक कर लूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ चेंज करना है। जो लिखा गया है याद है ना, ये फॉर्मूला E = d∅dt है ना। इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसको देने के लिए फैराडे बाबा को नोबेल प्राइज मिला। और इसमें जो चेंज हुआ है ना, जिनका नाम था, आई थिंक स्पेलिंग मैं सही लिख रहा हूँ, लेंज, शायद टी लगा हुआ है इसमें। टी नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है, चलो हटा। अरे तो नहीं भाई, ये दुनिया में उंगली करते हैं, मैंने सोचा कि उंगली हम भी इनको कर दें। अच्छा नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक। अरे हटाओ, तो सिंपल है, LENZ, लेंज। अब ये लेंज बाबा जो थे ना, इनको चुल हुई और इन्होंने आके बोला कि साहब आपका जो ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना प्लीज, बोर्ड पे देखना, कुछ मिस मत करना। तो लेंज बाबा आए और बोले कि आपने ये गलत लिखा है। तो लोगों ने बोला क्या गलत लिखा है भाई? तो उन्होंने आके एक इसमें तिलक लगा दिया। सबको दिख रहा है? और बोला कि अब ये सही है। और फिर इनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। अब मुझे बचपन में ये बड़ा अटपटा लगा कि भाई एक आदमी सालों भर इतना मेहनत किया होगा, एक फार्मूला दिया होगा, एक बहन का भाई आया, उसने बोला जी गलत है, माथे पे एक टीका लगा के चला गया और दुनिया ने उसको भी इज्जत दी, है ना, उसको भी नोबेल प्राइज दिया। तो इसका मतलब है कि इस माइनस साइन में बहुत बड़ी कहानी है। ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो लेंज लॉ है यही, लेंज लॉ यही कहता है, दिस माइनस साइन इज लेंज लॉ। लेकिन अब हम बोलेंगे इसी को स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनना। ये तो दिख रहा है ऐसा कि फैराडे लॉ में माइनस साइन लगा दीजिएगा तो नाउ इट्स कंप्लीट। सो दिस इज नाउ कंप्लीट फैराडेज लॉ, या करेक्टेड फैराडेज लॉ विद द करेक्शन गिवन बाय लेंज, जस्ट अ माइनस साइन। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, लेंज ने क्या समझाया? तो लेंज ने ये समझाया कि भाई फैराडे बाबा ने सब कुछ सही बोला। आप लोगों को याद है क्या, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था? थर्मोडायनामिक्स न्यूटन का नहीं है बाबा। थर्मोडायनामिक्स वो कूलिंग लॉ है, न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग। आई विल मुझे पता है आप लोग कहाँ होंगे अब, किस हालत में। भाई टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मैं किसी वजह से गया हूँ थर्मोडायनामिक्स में, ध्यान से सुनो। तो थर्मोडायनामिक्स में एक तो जीरोथ लॉ था कि भैया टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B, B इज इक्वल टू C, इट मीन्स A इज इक्वल टू C, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता था इन शॉर्ट। फिर आया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता था कि जो वर्क डन है वो सम ऑफ होगा दो चीज़ें, टू थिंग्स। वन इज
change in internal energy of the system, another work done by the system. सो अगर विधायक जी को पैसा आएगा तो पैसा दो चीज़ों में खर्च हो सकता है, या तो विधायक जी का फॉर्च्यूनर खरीदा जाए, या पुल पुलिया बन जाए, बिजली बत्ती लग जाए, लोगों का काम आ जाए। तो बहुत ईमानदार होंगे तो सारा काम में खर्च कर देंगे, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन टेम्परेचर। बहुत चोर होंगे तो आइसोचोरिक बन जाएंगे, यानी आइसोकोरिक, यानी नो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स नो वर्क डन। सारा का सारा पैसा अपने घर मकान में लगा लेंगे भ्रष्ट आदमी। तो सर आप ये अचानक थर्मोडायनामिक्स में क्यों चले गए? फिर आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसलिए आया था क्योंकि फर्स्ट लॉ सही है, गलत नहीं है। फर्क ये है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं है। और याद करो हीट फ्लो भी एक करंट है ना, क्योंकि आपने पढ़ा ज्योग्राफी में ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। सो दिस इज फ्लो ऑफ हीट इज ऑल्सो हीट करंट। तो सेकेंड लॉ बोला कि फर्स्ट लॉ ने बताया तो कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, बट इट डजंट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, याद है क्या? तो फिर उसमें दो आए थे, क्लॉसियस प्लैंक केल्विन का एंड क्लॉसियस का। एक ने दिया हीट पंप, एक ने दिया हीट इंजन, और इन दोनों को मिला के एक महान आत्मा थे कार्नोट, उन्होंने एक तीसरा खेल कर दिया था जो बहुत मज़ेदार था। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, वापस आते हैं डायरेक्शन वाले पॉइंट पे। तो बोल रहे हैं कि वो ऑपोजिट होगा। आ रहा हूँ 2 मिनट और, एकदम बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा जा रहा है ना, क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो लेंज ने बोला कि भाई बाकी मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, यानी बाकी जो फैराडे बाबा ने दोनों बात बोली ना कि जितना जल्दी चेंज करोगे उतना ज़्यादा होगा, जब तक चेंज करोगे तभी तक होगा, सब बात सही है। लेकिन सर आप भूल गए कि इसमें से सब कुछ करने के बाद पैदा क्या होगा? मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, एंड दिस इज, यहाँ पे भी मैं नीचे में आर कर दे रहा हूँ। अब समझ में आया क्या? यहाँ भी आर कर दे रहा हूँ। तो भाई इन सारे खेल से फाइनली क्या पैदा होगा? फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? करंट। और करंट में क्या होता है? डायरेक्शन। आपने किरचॉफ लॉ इतना पढ़ा है ना, क्लॉक वाइज लूप, एंटी क्लॉक वाइज लूप, इधर से करंट जाएगा, आएगा कि जाएगा, याद आया? तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड का फंडा है, सही है। लेंज ने इसी बात को पकड़ा, बोला भैया फैराडे बाबा जल्दीबाजी में साला ये तो बताना ही भूल गए कि करंट फ्लो किधर कर, फ्लो करेगा, डन, मान ली उनकी बात, सारा फॉर्मूला इज करेक्ट, बट किधर करेगा? ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, कैसा करेगा? करंट। तो इसके लिए लेंज ने एक फॉर्मूला दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, सब सुनने की कहानी है, क्योंकि अगर ये बात ही समझ में नहीं आई तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा, आपसे तुक्के में बनेगा। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। ध्यान से सुनना। तो लेंज ने कहा कि माइनस जो मैंने लगाया है इसका तात्पर्य ये है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इसका मतलब ये है, या इसका यूज करने का तरीका ये है कि साहब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, चेंज बोला ना हमने, चेंज दोनों होता है, हाई टू लो या लो टू हाई। यानी कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और अगर उसी कंडक्टर को दूर लेके चले गए, चाहे इधर किधर भी, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जाएंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्लियर। लेकिन कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। आपने बोला लूप, अभी कॉइल, बल्ब जलाएंगे, बल्ब तो जलेगा साहब। जैसे ये चूंकि एक डीसी है, मतलब मैं इसको इधर से नचाऊं या इधर से नचाऊं, दोनों में बल्ब जल रहा है, ठीक है साहब। यानी डेफिनेटली एक बार इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एक बार इसमें करंट, क्लियर, ओके।
तो लेंज ने वही बोला कि साहब लूप में करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा कि कैसे फ्लो करेगा, वो मैं बताता हूं, वो उल्टा फ्लो करेगा। उल्टा फ्लो करेगा मतलब सर कि आपको लगेगा कि करंट बढ़ना चाहिए या क्लॉकवाइज होना चाहिए, अगर तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपके प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तो होगा क्लॉकवाइज। अभी इस पे हम सवाल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी तो मैं ऐसे थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल लेंगे, फोटो लेंगे, ग्राफ लेंगे तो आपको फोटो समझ में आने लग जाएगा। अब ध्यान से सुन, चलो मैं ले ही लेता हूँ, एक सवाल में ले ही लेता हूँ, सपोज करो जैसे एक बहुत फेमस सा सवाल है बच्चा लोग, बहुत फेमस है कि सपोज करो ऐसा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्रॉस समझाने का मतलब तो जो मतलब इनवर्ट्स है प्लेन में, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब अगर ध्यान से देखना, अब अगर हमने क्या किया है, सपोज करो एक हमने सर्कुलर कॉइल लिया है, अगर इसमें हम इसको इंटर करा रहे हैं और यहाँ पे हम एग्जिट करा रहे हैं, इस वाले पार्ट में इसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जिट करा रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। अब करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना सबको? तो अगर ये इंटर करेगा, ध्यान से देखना, बात एक ही में समझ में आ जाएगी अगर एक सही से समझा तो पहले तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्स है, यानी साउथ है। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, इनवर्स है यानी नॉर्थ अंदर होगा, साउथ बाहर होगा। क्लियर? तो जब ये इसके अंदर जाएगा, घुसेगा, तो इसके अंदर कौन बलवान हो रहा होगा, नॉर्थ या साउथ? मतलब साउथ बढ़ रहा होगा। तो जब साउथ बढ़ेगा, लेंज लॉ कहता है, ध्यान से आप सुन लो लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ कहता है कि जो बढ़ रहा होगा उसको मैं बढ़ने नहीं दूंगा। ध्यान से, जो बढ़ रहा होगा, जो भी मजबूत हो रहा होगा ना, उसी को मारूंगा मैं। तो मैं वो नहीं होने दूंगा जो हो रहा है। तो भाषण नहीं देते हैं, सवाल समझते हैं। तो चूंकि जैसे इस रीजन में ये इंटर करेगा, ये साउथ वाले एरिया में इंटर करेगा, यहाँ पे बलवान कौन है? साउथ। तो ये क्या करेगा साहब? साउथ को कम करेगा। तो कम करेगा तो इसको इसमें नेचर क्या है, ये कैसा बनना चाहेगा खुद को? अरे रुको तो एक मिनट यार, अगर साउथ को उसको घटाना है तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा? साउथ करेगा तो साउथ तो वहां पहले ही बढ़ रहा है, साउथ तो वहां पहले ही बढ़ रहा है ना। उसको कम करेगा। सर नॉट तो अट्रैक्ट कर समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, जो ये कंफ्यूज हो रहा है ना, क्या नाम है इसका, आदित्य, वो क्या कंफ्यूज हो रहा है मैं वो भी बता देता हूँ। अब देखो ध्यान से, इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ। सवाल ये है कि अब एक कॉइल है ऐसा, ये वर्टिकल प्लेन है, मतलब ये ऐसा है, ठीक है, इसमें नॉर्थ इसके नज़दीक आ रहा है, नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है,
तब ये कैसा बनेगा? हाँ मतलब पहले आराम से, तभी ये कैसा मैग्नेट बनना चाहेगा? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये नॉर्थ बनेगा, तभी उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, यही ठीक है। अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आप कह रहे हो साहब कि यहाँ पे साउथ बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे रिपेल वाला फंडा नहीं है बेटा। ये फंडा मतलब है दोनों, लगाना लेंज लॉ ही है, लेकिन यहाँ पे रिपेल नहीं करेगा, रिपेल नहीं करना। यहाँ पे इस रीजन में कौन स्ट्रांग है? जब ये एंटर कर रहा होगा तो कौन स्ट्रांग है? इसको कौन मिलेगा वहाँ पे ज़्यादा? साउथ मिलेगा। तो ये क्या करना चाहेगा? तो ये नॉर्थ बनना चाहेगा। और जब ये निकल रहा होगा, साउथ वीक हो रहा होगा, कम हो रहा होगा इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, या वैसे भी समझ, एक मिनट रुक जाओ। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है ना, जब ये इसमें एंटर करेगा तो क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? आउटवर्ड्स, रिवर्स, इनवर्ट में घुस रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनवर्स। तो ये क्या इंड्यूस करेगा? तो बाहर की तरफ मतलब, और जब ये साउथ के रीजन से निकल रहा होगा, साउथ इसके अंदर डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब ये क्या करेगा? तब ये साउथ बनाएगा, मतलब तब ये इनवर्ट्स बनाएगा। जब ये घुस रहा था, फिर से समझा रहा हूँ, नहीं आएगा तो समझा रहा हूँ ना, रुको सब्र करो। जब ये इस कमरे में इंटर हुआ, इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? इनवर्ट्स। तो जब ये इंटर हुआ तो इनवर्ट्स वाला फील्ड बढ़ रहा था, तो ये उसको क्या करेगा काउंटर करने के लिए? आउटवर्ड्स वाला बनाएगा। और जब ये कमरे से बाहर जा रहा था, निकल रहा था, तो वो साउथ वाला, इनवर्ट्स वाला क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। थोड़ा ध्यान से, फिर से, कोई नहीं, इसका नेचर लेंज लॉ का ये है। पहले चलो मैं समझा देता हूँ है क्यों, कहीं इसलिए कन्फ्यूजन तो नहीं है कि सर ऐसा कर क्यों रहा है। हाँ मतलब बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन, सर वो डिस्टेंस में है ना मैग्नेटिक फील्ड से, चाहे इधर का हो या उधर का, डिस्टेंस सेम है ना दोनों, तो वो स्ट्रॉन्गर रहेगा दोनों साइड का। आप लोग क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ, फिर से समझो ध्यान से। फैराडे बाबा का भी लोग ध्यान रखना है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो इंटर करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अचानक बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड था नहीं। जब वो कमरे में इंटर कर रहा था, तो कमरे में इंटर किया तो उसको क्या फील हुआ? कौन मिला वहां पे? इनवर्ट्स। तो वो क्या करेगा? अपना आउटवर्ड्स बनाएगा, क्योंकि उस टाइम जब वो इंटर कर रहा था उसको अचानक से दरवाजा खुला तो आई ठंडी हवा, तो वो अपना लेके आएगा गर्म हवा। जब वो कमरे से बाहर जा रहा था, तो जब ठंडी हवा कम होने लगी तो वो ठंडी हवा ही बनाने लगा। क्या नहीं समझे? फिर से क्वेश्चन मतलब जितने अभी तक स्कूल में देखे थे, हाँ 2 पॉइंट्स पे कभी नहीं करवाए, तो एक ही पॉइंट पे करवा दे रहे। देखो यहां से यहां के बीच में इसमें कोई मैग्नेट, सुनो, यहां से यहां के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। जब वो यहां से यहां तक आ रहा है तब तक वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। प्रोड्यूस दो ही जगह पे होगा, जब वो इंटर करेगा और जब वो एग्जिट करेगा। तो जब वो इंटर करेगा तो उसको कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिला? पहले ऐसे बताओ, दो चीजें चेक करो सब। एक मिनट, सब जगह 2 चीजें चेक करो, इनवर्ड है या आउटवर्ड्स है। जैसे ही वो इंटर किया, किसी भी सवाल में 2 चीज चेक करना, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट चेक नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे सर?
इनवर्ट्स, ठीक। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ाना। तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, किसको, इनवर्ट्स को। तो इनवर्स को डिक्रीज कैसे करेगा वो, आउटवर्ड्स को इंक्रीज करके। भाई मुझे साउथ को मारना है, तो साउथ को मारने के लिए मैं क्या करूंगा, नॉर्थ को पैदा करूंगा। और जब साउथ अपने आप मर रहा होगा, जब साउथ खुद ब खुद मर रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, इट्स अबाउट बैलेंसिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बैलेंस रखेगा। ये जब आया तो इसको अचानक लगा कि यहां तो साउथ बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर क्या इंड्यूस करेगा, नॉर्थ। और जब जा रहा था तो इसको लगा अरे साउथ बड़ा कमजोर हो रहा है यार, तो उसके सपोर्ट में आ जाएगा। तो ये बड़ा दल बदलू विधायक है, जो स्ट्रांग हो रहा होगा उसके खिलाफ हो जाएगा, और जो वीक हो रहा होगा उसके सपोर्ट में आ जाएगा। क्योंकि ये अपना करेंट, हाँ फिर से क्या पूछो। हाँ, सिंस व्हेन इट इज एंटरिंग, मैंने कहा ना दो चीज चेक करो हर सवाल में, दो चीज। कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिला आपको, बोलो, सब लोग बोलो। अभी हम और ले लेंगे, सुन, आज हम 10 सवाल और ले लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का 90% यही है, ये खत्म तो चैप्टर खत्म। तो जब ये इंटर किया तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिला, पहले जोर से बोलो सब लोग। इनवर्ट्स। इनवर्ट्स इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। सो हमको दो चीज चेक करनी है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड और चेंज, चूंकि दोनों चेंज है, इंक्रीजिंग भी चेंज है, डिक्रीजिंग भी चेंज है। प्रॉब्लम क्या है, फैराडे बाबा चेंज बोल के चले गए, साला ये बतेबे नहीं किए कि चेंज में मतलब क्या होगा, 5 इंची बढ़ के 8 इंची हो जाएगा या 8 इंची घट के 5 इंची हो जाएगा, समझो। तो वो हमको लेंज ने बोला कि भाई खुद चेक कर। तो पहले तो ये चेक कर कि साउथ है कि नॉर्थ है, इनवर्ट्स है कि आउटवर्ड्स है, समझ में आ रहा है क्या। तो आपने बोला कि भैया इनवर्ट्स है, डन। सेकंड सवाल, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, घटाएगा। तो घटाएगा कैसे, जब उसके एनिमी को, उसके अपोनेंट को बढ़ाएगा। और जब वो जा रहा होगा ओके। सो नाउ चलो इसी सवाल को मैं कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार और ले लेते हैं। चलो इस बार हम ले लेते हैं क्या कि साहब सब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब जब ये इसमें इंटर करेगा तो क्या होगा सर, क्यों साउथ, क्या चेक किया, फिर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो देखा कि भैया आउटवर्ड है। आउटवर्ड चूंकि वो इंटर कर रहा है तो आउटवर्ड कैसा हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर कौन पैदा करेगा, वो। इसीलिए इंडक्शन है, वो खुद ही चेंज कर रहा है सब कुछ। तो क्या किया उसने, साउथ किया, यानी इनवर्ड पैदा किया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा था तो ये भी कोई चेंज नहीं कर रहा था। फिर ये कब हरकत करेगा, जब ये इससे बाहर निकलने लगेगा। बाहर निकलते समय मैग्नेटिक फील्ड अभी भी आउटवर्ड है, लेकिन आउटवर्ड कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो इट विल स्टार्ट सपोर्टिंग द इंक्रीमेंट। ये कहेगा भाई तू कम क्यों हो रहा है, रुक रुक रुक, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। तो ये रॉबिन हुड टाइप का है, अमीरों से लेता है, गरीबों में देता है। क्लियर। तो जो बढ़ रहा होता है उसको बढ़ने नहीं देगा, जो घट रहा है उसको घटने नहीं देगा, है ना। वो कहते हैं ना, मुगले आजम में कहता है ना कि वो सलीम अनारकली तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो ये वैसे ही है। बताओ साला, इधर से जब घुस रहा है तो कह रहा है जो बड़ा है उसका हम विरोध करेंगे,
फिर वही आदमी, कुछ नहीं बदला, सब सेम था, साला इसका नजरिया बदला, अपना देखने का चक्कर है इसका, मैंने मेंटल आदमी है ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही था, इनवर्ड ही था, आउटवर्ड ही था, आ रहा था तो उसको लगा कि अरे तो बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको कम कर देंगे, जा रहा था खुद ही मन में, खुद ही सब सोचता है, बाहर वाला कुछ नहीं करता इसको, जा रहा था तो लगा रही तो बड़ा गरीब हो गया बेचारा जाते जाते, तो उसको दान दे गया कि ले भाई तू रख, गरीब मत हो, ठीक है। तो इधर आते समय उसको पेला और जाते समय फिर बर्नॉल लगा के चला गया। क्लियर? तो हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे तिवारा मीन्स, और अभी हम इस पर 2 4 5 सवाल करेंगे। हो सकता है अगला सेशन पूरे 45 मिनट का नहीं हो, लेकिन हम कुछ सवाल, चूंकि अभी इस पर कन्फ्यूजन है, जब तक आप मेरे साथ 7 5 8 सवाल नहीं बना लेंगे, ये रात भर आपको भूत की तरह सताएगा। इसका नेचर देख ही रहे हो ना, किधर आके इंक्रीज होगा, किधर जाके डिक्रीज होगा, रात भर तुमको नींद नहीं आने देगा। क्या कहते हो तुम लोग? तुम लोग को तो इंक्रीज है, इंक्रीज तो बहुत पसंद है, डिक्रीज हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या कहते हो? कितना है? अभी है रे 4 मिनट। चलो एक आध सवाल ले, हाँ एक आध सवाल लेते हैं। 1 सेकंड लेना। हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो, समय ही समय है। अरे यार हाँ अभी हमारे पास कोई बाइक दे रखा है, उसमें हमें करंट दे रखा है, हाँ 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 मतलब करंट रखी, तो उसमें हमें पूछा गया कि एक लूप में इंडक्शन कितना होगा, वो कैसे पता करेंगे? क्या बेटा? चल तो एक सवाल, एक मिनट 1 2 सवाल बना ले, फिर अपने डाउट्स लिख के रखना, एक ही बार बता दूंगा, ठीक है? चलो तो एक सवाल दे रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों एक ही साथ। चलो सवाल क्या कह रहा है? सवाल में फिगर है क्या? हाँ फिगर है। तो फिगर ये है कि एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है, सब क्रॉस क्रॉस है, तो क्रॉस क्रॉस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। फिर क्या है सर? इसमें एक कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ है। इसमें एक स्लाइड करने लायक वायर है, दिस इज P एंड Q, 2 टर्मिनल्स, इसकी वेलोसिटी V इधर गिवन है। क्या क्या गिवन है साहब आपको सवाल में? सवाल में गिवन है ये लेंथ PQ इज 0.5 मीटर, दिस PQ इज 0.5 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड 0.15, this is 0.15 Tesla, and the resistance of the coil is R is equal to 3 ohm, and the velocity V is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है सर? फोर्स। सर फोर्स तो हमने कहा सर उसमें जाके वेलोसिटी बन जाएगा। हाँ तो करो ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? पहले तो E निकालो, EMF, E इज इक्वल टू क्या होता है? BLV डी तुम फोर्स छोड़ो, यही निकालो, अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, पहले यही करो। तो इसमें E निकल गया BLB से, जल्दी बता फटाफट। 5 दूनी 10, 1 और 1 इतना ही, तो मेरे ख्याल से इतना ही हो गया, 0.15 वोल्ट, यही सही है ना? यस सर, 1.15। क्योंकि 0.5 इंटू 2 1 हो गया, और ये B तो उतना था ही, यही L है, PQ इज L।
ठीक है, आई निकाल लो। आई कितना होगा सर? E अपॉन आर, आर गिवन है 3, तो 0.15 अपॉन 3 कितना हो जाएगा सर? 0.05 एम्पियर होगा क्या? आर्यन, अरिजीत समझ में आ रहा है क्या? चूंकि ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है। हरो ए, किसने बोला क्लॉकवाइज? नहीं, ये फिर वो सवाल है रिपेयर वाला जो आदित्य झा ने पूछा था। तो जब ये नॉर्थ इसके ऊपर से आएगा तो ये नहीं चाहेगा कि इसके अंदर आए, वो उसको रिपेल करना चाहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। मतलब ये अपने आप को नॉर्थ बनाना चाहेगा, इस फेस को ये नॉर्थ बनाना चाहेगा। और जब साउथ यहाँ निकल रहा होगा तो ये नहीं चाहेगा कि साउथ निकले, तो यहाँ भी नॉर्थ ही बनना चाहेगा। बेसिकली ये नॉर्थ पास में है, नॉर्थ को दूर करना तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और यहाँ भी जब ये निकल रहा होगा, साउथ निकल रहा है ना, साउथ दूर जा रहा है, तो ये दूर जाने में नहीं देना चाहेगा, नहीं चाहेगा कि साउथ इसके पास ही आ जाए, तो साउथ तो नॉर्थ बनेगा। ठीक है, चलो आसान सा सवाल देता हूँ। ये सवाल मैंने ज़बरदस्ती बना दिया था, ये था नहीं, लेकिन ठीक है, समझने के लिए क्या दिक्कत है। चलो अब इजी सा देता हूँ ताकि सब कोई बना सके, और आज सिर्फ लेंज लॉ पे रहेंगे। चलो आसान सा सवाल देता हूँ। चलो एक सवाल है ऐसा कि एक कॉइल है, ऐसा कॉइल है, इसमें आ कौन रहा है साहब? साउथ नॉर्थ, ये आ रहा है, तो इसमें कैसा बनेगा? तो साउथ जब आ रहा होगा तो ये आने नहीं देना चाहेगा, तो यानी ये फेस इसका साउथ ही बनेगा, है ना। और जब ये अगर मान लो इधर निकल रहा है, फिर तो वो नॉर्थ बढ़ाना चाहेगा, तो यानी ये फेस उसका नॉर्थ बन जाएगा, नहीं नॉर्थ है ना, साउथ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा, जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे, ध्यान से देखना। जब ये आ रहा था तो इसका ये वाला फेस साउथ फेसिंग बनना चाह रहा था, और जब ये जा रहा है तो ये वाला फेस साउथ बन रहा है। ये फर्क समझ में आ रहा है ना? आगे काम आएगा ये। अभी तो इतने में काम चल जाएगा, अभी जितना आप लोग सीख गए हैं दैट इज सफिशिएंट। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि साउथ कैसे बन रहा है, नॉर्थ कैसे बन रहा है। चलो एक सवाल देता हूँ, यही कह रहे थे, यही करा रहे थे। अब चलो इसी में क्या है, इसमें क्या किया है, एक और कॉइल लगा दिया साथ में, ऐसा एक और कॉइल लगा दिया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, अभी भी सेम सीन है, ये बार मैग्नेट इधर जा रहा है, साउथ नॉर्थ। अब इस फेस में क्या होगा, इस फेस में क्या होगा? तो ये तो वही है, इसमें साउथ ही बनेगा, और ये भी साउथ बनेगा। हाँ कोई नहीं। इसके तो देखो, इसके तो इसलिए साउथ बनेगा क्योंकि साउथ इसके नज़दीक आ रहा है, ये आने नहीं देना चाहेगा, ये चाहेगा रिपेल करे, ठीक है। अब इधर इससे दूर कौन जा रहा है, नॉर्थ,
वो अट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो साउथ बनेगा, तो दोनों साउथ बनेंगे। चलो इसको उल्टा कर देते हैं, सिर्फ इसका डायरेक्शन उलट देते हैं। अब क्या होगा? नॉर्थ को दूर करना चाहता है, तो ये नॉर्थ बनेगा। इधर हाँ, दोनों नॉर्थ बनेगा, दोनों नॉर्थ बनेगा। ये भी नॉर्थ बनेगा, ये आने नहीं देना चाहेगा, ये जाने नहीं देना चाहेगा। ठीक है, चलो एक दो सवाल और लेते हैं और उसके बाद आप लोग को आज होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो मतलब ये वाला तो पॉइंट लगता है सबको समझ में आ ही गया है। चलो बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन बनाता है। मतलब बेसिकली लेन चलो आपको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज तो हो रहा है। एक कह रहा है कि 3 सर्कुलर ऐसा रिंग रखा है एक ही एक्सिस पे, ए, बी और सी। ठीक है साहब, ए में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और सी में भी करंट ऐसा ही फ्लो कर रहा है, बी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कॉइल बी एंड सी आर फिक्स्ड, तो बी और सी जो है वो फिक्स है। कॉइल एज मूव टुवर्ड्स बी, ए मूव कर रहा है बी की तरफ, तो कह रहा है कि क्या बी में कोई करंट फ्लो करेगा, और करेगा तो कैसा करेगा? बी में करंट, हाँ, बी और सी दोनों फिक्स है। ए में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सी में भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, बी में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। बी और सी कांस्टेंट है, ए वाला मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या बी में कोई करंट फ्लो करेगा, और करेगा तो कैसा करेगा? एंटी क्लॉक, सर एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज। Sir, it will walk. B will walk in the valley. B is fixed, B and C both are fixed. So A is moving towards B. Is any current induced in B? If yes, what will be the direction of that current? जल्दी, कुछ लोगों का जवाब आ गया। तीनों मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें ट्राई करता हूं। अगर डी गिरा तो फिर सी को तो कैमरे से पूरा तो फर्क अब देखो तुम लोग ने छोटी सी गलती की हो, मतलब सब सही जवाब दिया है। छोटी सी गलती क्या है प्रांजय, जो कि आपको लेंज लॉ समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ऑब्जर्वर की। आपका जवाब सही है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा 0। सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या गलती होती है, मैं भी करता हूँ, सबसे होती है गलती। सवाल का जवाब सही आपने दिया कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा तो उसको रिपेल करेगा। लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, आप देख रहे हैं ए की तरफ से। फिगर सब बना है इधर से, गौर कर रहे हो, फिगर ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है इधर से सबको, पूरे क्वेश्चन को आप इधर से देख रहे हैं। आपने जवाब दिया है कि ए की साइड से बी में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। मैं ए हूं, ये बी है, तो बी में करंट एंटी मैंने बी नॉर्थ बनेगा तो मुझे रिपेल करेगा, यही कह रहे हो ना? तो आप कह रहे हो द आंसर इज अपोजिट ऑफ ए। तो हाउ इट कम्स अपोजिट ऑफ ए? आंसर कैसे होगा, देखना जरा, चेक करो तो। सर पर सी से भी अगर रिपेल करेगा तो वो नॉर्थ की वो एंटी क्लॉकवाइज भी बनेगा। अरे तो सी तो कांस्टेंट है ना, सी का असर क्यों होगा? भूल गए क्या आप लोग?
सी तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा ए का ये फेस, बी की तरफ से जो फेस होगा, बी की तरफ से जो फेस होगा वो कैसा होगा? नॉर्थ होगा। तो यानी कि ए जो बी की तरफ देखेगा वो भी नॉर्थ होगा। क्या बात कर रहा है? अगर मेरा एंटी सुनो, मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, मैं इसके तरफ जा रहा हूं, तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। Sir, yes sir, the value is on. But if I'm watching it from the other side, then it's हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से तो हमको क्लॉकवाइज दिखेगा। नहीं समझे? हम लोग एक ही पॉइंट, एक ही बार में दो फ्रेम करते हैं इसके साथ। हाँ, तो हम इधर से सारा फिगर इधर से बना हुआ है ना, सारा फिगर इधर से बना हुआ है। इससे देखोगे तो एक ही अपोजिट तो कंपनी नहीं होगा ना, ये अगर मैं तो इसका करंट तो हम बी का करंट हमको यहाँ से तो ऐसा दिखेगा ना क्लॉकवाइज, यहाँ से। तो जब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम कुछ भी देखते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में जाता है, तो वो सेम डायरेक्शन में जाता है ना, ऐसे तो नहीं होता नहीं। अरे बेटा, तो जो करंट इधर देख, अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा ना। हाँ, तो आप ए की तरफ नॉर्थ है ना, ए आ रहा है, तो बी का नॉर्थ वाला फेस, मतलब ए की तरफ वाला फेस तो नॉर्थ होगा, लेकिन सी की तरफ वाला फेस तो साउथ हो जाएगा ना फिर। ये होगा, ये भी बहुत सारे सवाल अभी मैं असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें 50% सवाल में आपसे यही प्रॉब्लम होगी। Then why can't we just write that B will, the current in B will move at the same direction as A? Then reference won't matter, right? हाँ, तो लिखो एक मिनट बाबा, एक मिनट, आप अपना आंसर लिखिए, नीचे कमेंट में लिखिए कि लुकिंग फ्रॉम ए, या ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए। मेरी बात समझ, इस पेज को मैं इधर से देख रहा हूं, मेरा आंसर सही है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन माई आंसर इज फ्रॉम दिस साइड। अभी बहुत होगा, और सवाल दे रहा हूं। लो चलो आसान दे रहा हूं, एकदम आसान हलवा सवाल। ये बहुत फेमस सवाल है, हर साल एक आध आ ही जाता है। चलो, एक नॉर्मल करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर एक सर्कुलर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर। तो आपसे बोल रहा है कि इसमें कैसा करंट फ्लो करेगा। Sir, is there any motion going on? Any force being applied anywhere? Any velocity? नो। Alright. तो जीरो बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं हो? तो बोलो ना, कंफ्यूज क्यों होते हो? ओके, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इफ दिस सर्कल गोज अप, अब इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा? अरिजीत, आर्यन, Yes, sir. पहले इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सर अभी क्या? कुछ नहीं सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है।
भाई ऑडियो आ रही है ना, जवाब दे, टाइम हो रहा है, बदमाशी मत कर। इस वाले वायर की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अगर ऊपर की तरफ क्या होता है? क्या? कुछ नहीं सर। अरे चुप रहे 1 मिनट यार, एक मिनट आदित्य, आर्यन, यस सर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो जवाब दो मुझे। सर मुझे नहीं पता। तो बोलो कि नहीं पता। क्या दिक्कत है बोलने में? हम वैसे भी चैप्टर रिवाइज करने वाले थे ना, तो मुझे पता है ना कि आपको नहीं पता होगा। कॉन्फिडेंस से बोलो कि सर नहीं पता है, आप बताइए। ये याद है, ये राइट हैंड थंब रूल है ना? तो ये अगर थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द रेस्ट फिंगर्स द कर्व इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा होगा? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। और नीचे क्या होगा? ये लूप ऐसे घूम के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यानी वायर के ऊपर से बाहर आएगा और नीचे से अंदर चला जाएगा, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। खैर हमें उससे कोई मतलब है नहीं। आउटवर्ड से इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, यही मतलब है ना मोटा मोटी। अब अगर इससे ये दूर जा रहा है, इट्स गोइंग अप, यानी कि जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कौन सा? मैंने कहा 2 चीज चेक करना। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जब वो पता चल जाए तो फिर चेक करो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? नॉर्थ, पॉजिटिव, याद है? कमिंग आउट इज डिक्रीजिंग, सो इट विल सपोर्ट कमिंग आउट। जो कम हो रहा है उसको कम होने नहीं देगा, याद करो लेंज लॉ। आर्यन, अरे दोबारा समझाऊंगा भाई, नहीं समझ में आया तो फिर से बोल। क्या? समझ आ गया। भाई मुझे नहीं दिख रहा है। चलो, अगर ये नीचे आ रहा होता तो ये कॉइल नीचे आ रहा होता, फिर इस बार जवाब देगा स्लोप। अगर ये कॉइल नीचे आ रहा होता बेटा तो कम होगा। क्या? कम होगा। क्या कम होगा? मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ। अगर ये नीचे आ रहा होता तो क्या क्या ऑब्जर्व करना है? स्टेप 1, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वायर की वजह से? एक सेकंड सर, आउटवर्ड जा रहे हैं। आउटवर्ड्स। अब अगर कॉइल नीचे आ रहा है तो वो उस रीजन में इंटर और नज़दीक आता जा रहा है, यानी उसके वो जिस रीजन में जा रहा है वहाँ पे आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये तो फिर ये क्या करेगा? अपना जो करंट ये फ्लो करवाएगा, वो क्या चाहेगा कि वो जो उसको मैं कम करूं। तो कम करने के लिए ये क्या करेगा सर? यानी ये साउथ बनेगा, यानी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ठीक है? क्या? मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे उस डायग्राम को देखें जो आपने बोर्ड पर बनाया, लूप सी। हाँ ठीक है। फिर अब वहाँ पे ना आप उसके राइट साइड पे एक बार मैग्नेट प्लेस कर दीजिए और एक लेफ्ट बार मैग्नेट प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और मतलब एक का नॉर्थ उसको फेस करो और एक का साउथ उसको फेस करो। अब क्या होगा? हाँ तो सेम वैसे ही आपने वो रिंग रखा, चूंकि सी तो कांस्टेंट था, तो अगर उसको आपने रिप्लेस कर दिया बार मैग्नेट से, तो उससे तो कोई असर नहीं होगा अगर मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट नहीं हो रहा है तो। अब अगर दूसरा वाला बार मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है, सेम, अब बार मैग्नेट रखो या कॉइल रखो, बात एक ही है। तो अगर मान लो नॉर्थ आ रहा है उसकी तरफ, तो वो बार मैग्नेट की तरफ वाले फेस में नॉर्थ बनेगा, यही मैं समझा रहा हूं। ये कॉइल है, दिस इज ए कॉइल।
और इधर से आ रहा है एक मैग्नेट। तो अगर ये नॉर्थ आ रहा है तो ये वाला फेस बनेगा नॉर्थ, इधर से हम देखेंगे तो वो साउथ दिखेगा। और अगर वो नॉर्थ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ बन रहा है, हाँ, अगर ओरिजिनली साउथ है वो। आप कहाँ, ओरिजिनली कुछ नहीं होता है, आप कहाँ से देख रहे हैं। इसलिए तो मैं आपको ये लिबर्टी दे रहा हूँ कि आप अपने, या तो रेफरेंस गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो आप अपने रिमार्क के साथ अपना आंसर लिखिए। हाँ तो जो ये वाला क्वेश्चन था उसको मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसे जा रहा है तो आउटवर्ड आ गया है। हाँ। अब वो दूर जा रहा है, हाँ। तो वो उसको पास की तरफ लाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो उस तरीके से भी सोचा जा सकता है। क्या नहीं समझ, नहीं समझा। सिर्फ मेरे को सिर्फ डायरेक्टली नहीं हो रहा, बट लाइक आप बता रहे हो क्योंकि ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक के बाहर की तरफ कोई, बिल्कुल, उस बाहर के मैग्नेटिक की वजह से वो ऊपर जा रहा है ना, ये हाँ, हाँ। जो भी है सर्कुलर लूप। हाँ। तो जो वो होगी उसको पास में लाने की कोशिश करेगा करंट उसको। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हो। तो फिर उससे करंट कैसे समझ, उसका डायरेक्शन इससे मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि वो ऊपर जा रहा है, आप कह रहे हो कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसमें वो नॉर्थ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए वो क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। नहीं, ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज को बढ़ाने के लिए वो नॉर्थ बनेगा। हाँ ऐसा ही कह रहे हैं ना हम। हाँ तो हाँ, तेरा सवाल भी, तेरा भी ऑब्जर्वेशन इज राइट। वो जब ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ डिक्रीज कर रहा है, तो नॉर्थ डिक्रीज कर रहा है, उसका दूसरा वर्जन क्या है कि साउथ इंक्रीज कर रहा है। हाँ तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बार बार इसको उसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो। सो मेक इट सिंपल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो चीज़ें, अगर मोशन है डायरेक्ट कुछ वैसा फेस वाला, तब तो फेस वाले से बना लो, अट्रैक्ट और रिपेल का फंडा, वहाँ वो लगा लो। दूसरा फंडा ये लगा लो, ज़्यादातर सवालों में यही फंडा लगेगा कि चेक द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेदर इट इज आउटकमिंग, इनगोइंग, नॉर्थ वाइज, साउथ वाइज, ये सब चेक करो। फिर चेक करो कि इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।